इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पलासी के युद्ध को देखा था। उस युद्ध में किस तरीके से क्लाइव एक रणनीति बनाता है और एक षड्यंत्र रचता है सिराजुद्दौला के खिलाफ, और उनके मुख्य सेनापति राय दुर्लभ और मीर जाफर इनको वो अपने पक्ष में करता है और अन्य तरीके के वो षड्यंत्र रचता है, एक पूरी रणनीति बना लेता है। उसके बाद फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ, अलीनगर की संधि का उल्लंघन, ये आरोप लगाकर एक युद्ध छेड़ता है। उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। अब 1757 में ही अर्थात सिराजुद्दौला की मृत्यु होने के बाद, हत्या होने के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। तो जो उसके संधि हुई थी, जो समझौते हुए थे, मीर जाफर को नवाब बनाने के लिए जो शर्तें रखी गई थी, उसके अनुसार से 24 परगना जिले की जमींदारी अंग्रेजों को दी जाती है। साथ में मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसको बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। अब साथ में अंग्रेजों को, जैसे क्लाइव को 2,14,000 रुपए दिए जाते हैं। कलकत्ता काउंसिल एवं अन्य अंग्रेज जो अधिकारी और कर्मचारी लोग होते हैं उनको भी एक हिस्सा दिया जाता है। उनके बीच 50 लाख रुपए बांटे जाते हैं। तो मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो पूरी तरीके से क्लाइव के इशारे पे काम करता है। वो एक तरीके से अपनी जो पूरी दीवानी मामले हैं वो अंग्रेजों को सौंप देता है, और वो अंग्रेज पूरी तरीके से खजाने का लूट करते हैं। बड़े पैमाने पे पैसों की हेरा फेरी होती है। अब इसका नतीजा होता है कि बंगाल की माली हालत खराब होने लगती है। अब मीर जाफर इसकी भरपाई के लिए जमींदारों के ऊपर दबाव डालता है, और वो जमींदार जो होते हैं अधिकतर अंग्रेजों के पिछलग्गू होते हैं, तो उसकी लोकप्रियता घटने लगती है। अब जिस तरीके से आर्थिक शोषण चल रहा था, जमींदार किसानों का शोषण कर रहे थे, तो इससे किसानों के बीच एक आक्रोश उत्पन्न होता है। उसके बाद हथकरघा उद्योग जो होते हैं, उसको करने वाले जो शिल्पी होते हैं, उन्हें प्रतिबंधित किया जाता है। अपने उद्योग को चलाने के लिए उन्हें कच्चा माल अंग्रेजों को बेचने के लिए विवश किया जाता है, उन्हीं के दाम पर बेचने के लिए विवश किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से एक आक्रोश का माहौल तैयार होने लगता है मीर जाफर के विरुद्ध में। तो वो 3 साल ही शासन करता है, और 1760 में साथ में क्लाइव को इंग्लैंड बुला लिया जाता है, और कुछ दिनों के लिए हॉलवेल, वही हॉलवेल ब्लैक होल घटना वाली, तो हॉलवेल को कार्यकारी गवर्नर बना दिया जाता है बंगाल का। फिर कुछ दिनों के बाद एक नियमित गवर्नर वेंसीटार्ट आते हैं बंगाल के गवर्नर बनकर। जब वो गवर्नर बनकर आते हैं तो हॉलवेल मीर जाफर को हटाने की एक योजना उनके सामने रखता है। वो ये तर्क देता है कि मीर जाफर अगर ज़्यादा दिनों तक रहा तो लोगों के बीच में जिस तरीके का आक्रोश है, वो आक्रोश अंग्रेजों के प्रति एक जो है सो विद्रोह को जन्म दे सकता है। तो इसको टालने के लिए वो निर्णय लेते हैं कि मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया जाए। तो गद्दी से हटा दिया जाए तो इसके लिए अगला व्यक्ति कौन होगा? तो इसके लिए मीर कासिम को चुना जाता है, और मीर कासिम होता है मीर जाफर का सौतेला दामाद। मीर कासिम भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करता है नवाब बनने के लिए। तो अब क्या होता है कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच लेन देन का एक समझौता होता है। उस लेन देन में अंग्रेज जो डिमांड करते हैं, अर्थात मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा, उसके लिए अंग्रेजों को क्या देना है, तो अंग्रेज लोग डिमांड करते हैं 3 जगह की वो दीवानी मांगते हैं। वो 3 जगह कौन कौन से होते हैं, तो बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन 3 जगहों की दीवानी मांगते हैं। और साथ में सीलहट का चूना व्यापार बहुत ज़्यादा फेमस था, तो वहाँ के व्यापार में अंग्रेज 50% हिस्सेदारी मांगता है। तो मीर कासिम इसके लिए तैयार हो जाता है, और साथ में मीर कासिम जो शर्तें रखता है वो है कि अंग्रेजों की जो सेना होगी, मीर कासिम को जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो सेना उसकी सहायता करेगा। और साथ में
वो उनके आंतरिक मामलों में अर्थात मीर कासिम के आंतरिक मामलों में अंग्रेज किसी तरीके की दखल नहीं देंगे। तो अंग्रेज इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब मीर जाफर को रेडी किया जाता है, मनाया जाता है कि वो नवाब की गद्दी छोड़ दे। अब इसके लिए उसे 50 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की बात की जाती है। तो मीर जाफर तैयार हो जाता है नवाब की गद्दी छोड़ने के लिए, और इसे बंगाल का द्वितीय क्रांति कहा जाता है। पहली क्रांति कहा गया जब वो गद्दी पर बैठा, और दूसरा जब वो गद्दी से उतरा। अब मीर जाफर के लिए एक बात कहूँ तो उसका एक जो दरबारी होता है, हाजिर जवाब दरबारी, उससे मीर जाफर के बारे में कहता है कि ये क्लाइव का गधा है, क्योंकि उसी के इशारों पे वो पूरी तरीके से काम करता है, तो इसी कारण से उसे क्लाइव का गधा कहा। अब जो है सो मीर कासिम गद्दी पे बैठता है, वो सारी शर्तें पूरी कर देता है जो उसके और अंग्रेजों के बीच में बातचीत हुई थी, समझौते हुए थे। तो उन सारी शर्तों को वो पूरी करके बंगाल के नवाब बन जाता है। 1760 में की यह घटना होती है। अब जब वो बंगाल का नवाब बनता है तो अपने काम शुरू करता है। अपने काम में सबसे पहला काम करता है कि वो राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके ट्रांसफ़र करके बिहार के मुंगेर में लेके चला जाता है। इसके पीछे उसका तर्क होता है कि वहाँ का माहौल, मुर्शिदाबाद कलकत्ता के आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा षड्यंत्रकारी हो चुका था, और वहाँ हमेशा साजिशें रची जाती थी, षड्यंत्र के खेल खेले जाते थे। तो राजनीतिक माहौल बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इन सब चीज़ों से वो दूर रहने के लिए अपनी राजधानी को ही बदलकर मुंगेर कर देता है। अब मुंगेर की किलेबंदी की जाने लगती है। ये अंग्रेज़ों को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उनका एक समझौता था कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाते। अब साथ में सेना के आधुनिकीकरण के लिए मीर कासिम पूरा जोर देता है और सेना को पुनर्गठित करता है। उसके लिए सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षक या ट्रेनर रखे जाते हैं। जो दो महत्वपूर्ण ट्रेनर होते हैं वो होते हैं गुरगिन खान और तकी खान। साथ में एक जर्मन अधिकारी होते हैं वाल्टर रिनहार्ड, इन्हें समरू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये युद्ध कला और खास करके पश्चिमी युद्ध कला के ये अच्छे जानकार होते हैं। तो इनको भी रखा जाता है कि ताकि सेना को आधुनिक तरीके से प्रशिक्षित किया जा सके। साथ में मुंगेर में तोप खाने की एक फैक्ट्री बनाई जाती है और तोड़दार बंदूक की भी फैक्ट्री बनाई जाती है। तोड़दार बंदूक कहते हैं कि बंदूक जो आप देखें, एक नाली हो, दो नाली हो, अगर ये नली है और ये पीछे का हिस्सा है तो कारतूस भरने के लिए इसको ऐसे तोड़ी जाती है और इसमें कारतूस या गोली भरी जाती है। इसी को तोड़दार बंदूक कहा जाता है। तो इसकी फैक्ट्री मुंगेर में स्थापित की गई। अब इसी का नतीजा है कि वहाँ पे परंपरागत रूप से ये एक व्यवसाय या कुशल कारीगर बंदूक बनाने और देसी कट्टा वगैरह बनाने के वहाँ मुंगेर में काफ़ी ज़्यादा है, वो अभी तक है। और इसका एक गलत नतीजा ये निकलता है कि आज भी आपको जो है देसी कट्टा या अवैध हथियार मुंगेर में बड़े पैमाने पे बनते हैं और इसकी खबरें या न्यूज़ आप अक्सर सुनते होंगे। तो ये मीर कासिम ने जो बंदूक की फैक्ट्री बनाई थी कलकत्ता में, उसी का ये परिणाम है। अब ये सब जो खर्चे हो रहे थे, किलेबंदी की जा रही थी, सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा था, तो इसके लिए खर्चे हो रहे थे। तो उन खर्चों को पूरा करने के लिए दो तरीके अपनाए गए। एक अबाब कर लगाया गया। अबाब कर था कि पुराने जो भी टैक्स जितना लगता था उसका 3/32 हिस्सा एक नए टैक्स के रूप में लगाया गया, जिसे अबाब कर कहा गया। दूसरा, एक खींची जमा शुरू की गई। इसमें फिजूल खर्ची को रोका गया, अर्थात नवाब के दरबार में जो भी फिजूल खर्ची होते थे अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, दावत पे, पार्टी में, इन सब चीज़ों में जो भी फिजूल खर्ची होते थे उनको रोका गया और उस फिजूल खर्ची को एक अलग कोष में जमा किया जाता था। उसे ही खींची जमा कहा जाता था। अब हम आते हैं कि अब पृष्ठभूमि तैयार होती है बक्सर के युद्ध की। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो
मीर कासिम जो इतने सारे काम जो कर रहा था, राजधानी ट्रांसफ़र करता है, किलेबंदी करता है, सेना का आधुनिकीकरण करता है, तो ये सारी चीज़ें तो अंग्रेज़ों की नज़र में थे ही, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि समझौता वैसा होता है। अब मीर कासिम क्या करता है कि वो जो जमींदार होते हैं, खास करके उपद्रवी किस्म के जमींदार जो किसानों का शोषण करते हैं, वैसे जमींदारों पर वो कार्रवाई शुरू करता है, उन्हें दंडित करता है, कई जमींदारों की हत्या करवाता है। अब इसी कड़ी में एक राम नारायण होते हैं जो कि पटना के आसपास की जमींदारी देख रहे होते हैं और पटना इन्हीं के नियंत्रण में होता है, उसकी हत्या करवा देता है मीर कासिम। तो उसकी जब हत्या करवाता है तो ये अंग्रेजों के बर्दाश्त से बाहर की चीज़ हो जाती है, क्योंकि अधिकतर जो जमींदार थे वो तो अंग्रेजों के पिछलग्गू और चाटुकार लोग थे, तो वो पटना पे नियंत्रण भी करता है साथ में। तो अब क्या करते हैं अंग्रेज लोग कि कलकत्ता काउंसिल से यहाँ के एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं एलिस, और ये अफीम के बड़े कारोबारी भी होते हैं, एक बदनाम अधिकारी होते हैं, अफीम के कारोबार के लिए जाने जाते हैं। तो इन्हें निर्देश दिया जाता है कि आप पटना पे नियंत्रण स्थापित करिए, तो वो नियंत्रण वो स्थापित कर लेता है पटना में। अब इससे मीर कासिम को गुस्सा आता है, तो वो एक सेना की टुकड़ी भेजता है और एलिस सहित 148 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। अब इससे अंग्रेज लोग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हैं। अब साथ में मीर कासिम भी क्या करता है, इसका भी गुस्सा बढ़ता है कि अंग्रेज हमसे जो है सो हमारे आंतरिक मामलों में दखल देने लगे हैं। तो अब इसका नतीजा क्या होता है कि मीर कासिम भी एक कदम उठाता है और वो अंग्रेजों को जो व्यापार में सहूलियत दी गई थी, शाही फरमान जो जारी हुए थे, जो दीवानी मामले दिए गए थे, वो सारे अधिकार वो छीन लेता है। अब इसका नतीजा होता है कि अंग्रेज लोग उसको गद्दी से हटाने की घोषणा कर देते हैं, अर्थात मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है। ये घोषणा की जाती है, वो तो मुंगेर में बैठा हुआ है अपनी गद्दी पे, नवाबी पे, तो उससे घोषणा की जाती है और मीर जाफर को फिर से चुन लिया जाता है नवाब के लिए। मीर जाफर से फिर से समझौता होता है अंग्रेजों का, और मीर जाफर जो है 2.5% नमक कर को छोड़ के बाकी सारे दीवानी मामले अंग्रेजों को सौंप देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी कहूँगा कि जमींदारी और दीवानी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसको आप समझिए। जमींदारी होता है कि जो खेती से संबंधित होता है, जो टैक्स वसूली का काम होता है, जो ठेके पे दिया जाता है, तो वो ठेके के जो किसानों से कर वसूलते हैं उसके लिए जमींदार होते हैं। तो उनके अंतर्गत एक गांव, कई गांव का या पूरे जिला या प्रांत का एक हिस्सा दिया जाता है, तो वो जमींदार होते हैं। दीवानी मामले होते हैं कि जो भी टैक्स लगाए जाते हैं तो वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये दीवानी अधिकार हुआ कि वो टैक्स लगाना प्लस उसका कलेक्शन करना, अन्य जो टैक्स होते हैं, तो ये दीवानी मामले होते हैं। तो खैर यहाँ पे अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच विवाद बढ़ता है। वो फिर से मीर जाफर को नवाब बनाने की घोषणा करते हैं। मीर कासिम जो है वो पुराने जो अंग्रेजों को अधिकार होते हैं वो ख़त्म कर देता है। अब है कि अंग्रेज लोग एक सेना की टुकड़ी बनाते हैं और उनका नाम होता है मेजर एडम्स। उनके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी बनाई जाती है और युद्ध की घोषणा करते हैं अंग्रेज लोग। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं और मीर कासिम और एडम्स के सेना के बीच में 1763 में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में। उसमें से महत्वपूर्ण है कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, सूती का युद्ध, उदय नाला का युद्ध। 4 मुख्य युद्ध हैं। तो 6 महीने लगभग वो झगड़े और युद्ध चलते ही रहे। इन सारी युद्धों में, प्रमुख युद्धों में मीर कासिम हार जाता है। अब जब वो हारता है तो वो भागता है वहाँ से। खास करके उदय नाला का युद्ध में वो बुरी तरीके से हार गया था, तो वो मुंगेर से एक सेना की टुकड़ी लेकर भागता है और वो पटना आता है। और पटना में एलिस और अन्य जो थे, कुल 148 लोग जो बंदी बनाए गए थे, उन सारे लोगों की वो हत्या करवा देता है। इसे पटना कांड के नाम से जाना जाता है।
अब मीर कासिम यहाँ से भागकर अवध के नवाब के पास चला जाता है। अवधों की राजधानी होती है लखनऊ, और उस समय में कुछ ऐसा माहौल होता है कि मुगल शासक शाह आलम भी अवध के नवाब के यहाँ आए हुए होते हैं। उसके पीछे भी कुछ राजनीतिक कारण होते हैं। तो वहाँ पे ये पहुँचता है और तीनों लोग एक मीटिंग करते हैं कि अंग्रेज़ों को अभी रोकना होगा और इसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। अब एक सेना बनाई जाती है, अर्थात मुगलों की सेना, अवध की सेना, मीर कासिम की सेना, एक संयुक्त सेना बनती है। अब इधर अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में एक सेना की अलग टुकड़ी गठित की जाती है। अलग टुकड़ी गठित की जाती है हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में, और वो मीर कासिम के साथ युद्ध करने के लिए चलते हैं। उधर से लखनऊ के आसपास से ये संयुक्त सेना चलती है और दोनों सेनाएं बक्सर में आकर मिल जाती हैं। दोनों सेनाओं की लड़ाई होती है जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। परिणाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं कि अंग्रेजों की जीत हो जाती है और ये तीनों की जो संयुक्त सेना थी वो हार जाती है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिए कि पिछला जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में पलासी में, तो वहाँ पे सारी शक्तियाँ बिखरी हुई थी, अर्थात सिराजुद्दौला के अपने ही लोग धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मिली जुली सेना जो है सो वो मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ रही थी और फिर भी वो हार जाती है। अब यहाँ के बाद से अंग्रेज़ों को भारत में बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अवध की एक क्षेत्र था, मुगलों का क्षेत्र था, साथ में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्राप्त हो जाता है और यहाँ से भारत पे एक गुलामी की नई कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ से एक इतिहास ही बदल जाता है। अब 1765 की ये घटना 1764 में लड़ाई लड़ी जाती है, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई। उसके बाद उस समय तो वेंसीटार्ट ही होते हैं गवर्नर। जब युद्ध जीत लिया जाता है तो 1765 में वेंसीटार्ट का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है। फिर से रॉबर्ट क्लाइव को भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ की स्थितियों की जानकारी उन्हें बहुत बारीकी से थी। तो क्लाइव को फिर से 1765 में गवर्नर बनाकर भेजा जाता है और पूरी एक रणनीति लेकर वो आते हैं और एक समझौता होता है जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। ये संधि 2 पार्ट में किया जाता है। एक पार्ट में अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच में और दूसरी संधि अंग्रेज और अवध के नवाब के बीच में होती है। अवध के पहली जो संधि होती है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ में, इसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी जाती है। पूरी तरीके से अब दीवानी अधिकार मिल गया। दूसरा, मुगलों को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दिया जाता है। कड़ा का क्षेत्र मतलब इलाहाबाद तो आप जान रहे हैं, कड़ा का क्षेत्र होता है जो वर्तमान यूपी का प्रतापगढ़ जिला पड़ता है। तो प्रतापगढ़ वाले जिले को कड़ा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये क्षेत्र अवध के नियंत्रण में होता है। तो ये क्षेत्र अवध से लेके ये मुगलों को दे दिया जाता है। साथ में उत्तरी सरकार में जागीर दी जाती है। उत्तरी सरकार या उस एरिया को कहते हैं जो भारत का पूर्वी तट है, बंगाल से लेके उड़ीसा तक का जो क्षेत्र आता है, लगभग आंध्रा तक का तटीय क्षेत्र, उसमें अंग्रेजों को जागीर दी जाती है। साथ में मुगल बादशाह को 26 लाख सालाना पेंशन की बात होती है। अब इस पे जो हस्ताक्षर होते हैं 3 लोगों के होते हैं, अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव के और मुगलों की तरफ से शाह आलम, और बंगाल के नवाब होते हैं नजमुद्दौला। ये नजमुद्दौला जो हैं ये मीर जाफर के बेटे हैं। 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसके नाबालिग बेटे को नवाब बनाया जाता है। तो इसी नजमुद्दौला के हस्ताक्षर होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। 3 लोगों के हस्ताक्षर होते हैं। अब अवध के साथ 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को समझौता होता है। उसमें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अवधों से लेकर ये दे दिया जाता है। मुगलों को क्षतिपूर्ति लिया जाता है, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि आपसे तो अंग्रेजों का कोई झगड़ा नहीं था अवध के साथ में, फिर ये युद्ध में क्यों शामिल हुए। तो क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया लिया जाता है। साथ में चुनार का किला जो है, दुर्ग जो है,
वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अवध में मुक्त व्यापार करने की अधिकार दिया जाता है अंग्रेजों को। और सबसे बड़ी जो बात होती है, अवध में अंग्रेजों को सेना रखने का अधिकार दे दिया जाता है। तो ये संधि होते हैं। अब इधर क्या होता है, नवाब जो है, ये संधि लागू होती है और इसके बारे में किसी इतिहासकार, शायद उनका नाम गुलाम कुछ है, आप देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि इस संधि को करने में, इलाहाबाद संधि को करने में उतना समय भी नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में करता है। तो गधा शब्द यहाँ पे देखिए दो बार आ रहे हैं। एक बार मीर जाफर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरा इलाहाबाद की संधि के लिए किया जा रहा है गधा शब्द का इस्तेमाल। तो खैर, अब इधर जो नवाब होते हैं वो क्या है, मीर जाफर की तो मृत्यु हो जाती है, उसके बाद नजमुद्दौला जो उसका नाबालिग बेटा होता है उसको नवाब बनाया जाता है। 50 लाख रुपए पेंशन की बात होती है। इसकी मृत्यु हो जाती है 67 में। तब अगले नवाब बनते हैं सैफुद्दौला। अब अंग्रेजों को लगता है कि नवाब को हम इतना ज़्यादा पैसा क्यों दे रहे हैं, 50 लाख रुपया सालाना, इसको घटा के कम किया जाए। तो वो घटा के 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाता है। उसके बाद जो इनकी भी मृत्यु हो जाती है, 67 से लेकर 70 तक सैफुद्दौला होते हैं। उसके बाद अगले जो नवाब बनते हैं मुबारक उद दौला है, ये 70 से लेकर 75 तक बनते हैं। इनका पेंशन और भी घटा के 10 लाख कर दिया जाता है सालाना। और 75 में नवाब के पद को ही समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात बंगाल में अब कोई नवाब नहीं रहेगा। तो ये मुबारक उद दौला जो है सो ये बंगाल के आखिरी नवाब हैं। अब यहाँ पे देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उनके अंदर में पूरा भारत था। 1757 में लगभग अंग्रेजों ने भारत पे, या कहें कि बंगाल पे पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया पलासी के युद्ध के बाद से। और 1775 में यह पूरी तरीके से अंग्रेजी शासन के अधीन आ जाता है, बंगाल, अवध और मुगलों द्वारा शासन। तो सोच लीजिए कि कितनी तेज गति से मुगलों का पतन हुआ था। अब अंग्रेज लोग जो शासन करते हैं तो दीवानी मामले अपने ही कंट्रोल में रखते हैं। जैसे मीर कासिम के साथ जो उनका अनुभव रहा था कि उन्होंने तो मीर कासिम को बना दिया, लेकिन वो उनके नियंत्रण से बाहर चले गए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वो क्या करते हैं कि नवाब के नीचे भी एक अपना आदमी लगा देते हैं। अपने जो उनके माने हुए जो चापलूस लोग होते हैं, भारतीय लोग, उनके कठपुतली होते हैं अंग्रेजों के, वैसे लोगों को वो एक पद बनाया जाता है नायब नाजिम का। और इनका जो मुख्य काम होता है वो दीवानी से जुड़े हुए मामले होते हैं वो देखने के लिए। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 अलग अलग राज्य थे, तो उन 3 राज्यों के लिए अलग अलग नायब नाजिम बनाते हैं। बंगाल में मोहम्मद रजा खान होते हैं, बिहार में सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ। ये वही राय दुर्लभ हैं जो कि मीर जाफर और राय दुर्लभ सिराजुद्दौला के सेनापति थे। तो इस तरीके के जो गद्दार लोग होते हैं उनको ही चुन चुन कर अंग्रेज लोग बड़े बड़े पद देते हैं, जमींदार बना देते हैं, जमींदारी दे देते हैं। तो ये अंग्रेजों की नीति रणनीति होती है, इस प्रकार से वो भारत पे शासन करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अंग्रेज लोग यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बाद उस स्थिति में थे कि भारत पे वो डायरेक्ट शासन कर सके, तो ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया। तो इसको हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। और वही एक कारण भी होता है, भारत में जो संवैधानिक विकास होता है वो कारण बनते हैं। तो वो सब जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें अवध के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार से अंग्रेजों के चंगुल में गया। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।